सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो नोट तहरीर किया है, इस नोट के बाद अब इस बेंच का इस मुकदमे को सुनना आपको लग रहा है कि फिजिबल होगा, या अब ये बेंच वाकई जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं बेवकूफ़ हो जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई डिसीजन दे और फिर उसके ऊपर स्टैंड भी कर सके? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी फुल कोर्ट की बात की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप आइसोलेशन में लेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसे ही जो है वो स्टैंड था, और उसकी रीज़न ये है कि 2015 में जो 17 मेंबर्स बेंच ने एक इसी तरह के एक मैटर में, आल दो कि उसमें सनसेट क्लॉज थी कि 2 साल के लिए आइन में अमेंडमेंट हुई थी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, और उसमें बाई मेजॉरिटी यानी की एप्लीकेशंस खारिज हो गई थी। तो उसको जरूर देखना पड़ेगा आपको कि 11 मेंबर्स ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे दिया है कि ये जो आइन में तरमीम हुई है वो ठीक है। इंसानी हकूक उस वक्त भी बहाल थे, मुअत्तल नहीं हुए थे, और जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स थे वो मौजूद थे, वो मुअत्तल नहीं हुए थे। उनकी मौजूदगी में 11 मेंबरान थे, उन्होंने आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल को जायज करार दिया था। जो है वो उससे खिलाफ किया था, और उन्होंने ये लिखा था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या देखना ये है कि क्या 6 मेंबर्स का जो आज जो बेंच काम कर रहा है, क्या इनका वर्डिक्ट ये डोमिनेट कर जाएगा उन 11 मेंबर्स पे। बात ये होती है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि जनाब चूंकि उसमें आइन में अमेंडमेंट हो गई थी इसलिए वो और सूरत हाल है, लेकिन थिन लाइन है। देखिए उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आर्मी जो आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं, सिविलियंस का उनमें ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उन्होंने कह दिया हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जस्टिस अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनकी राय बिल्कुल ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में अगर रिमार्क्स को देखा जाए तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा तो किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ 102 लोगों की फहरिस्त आज अटॉर्नी जनरल ने पेश कर दी है, जिसको पब्लिक करने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्तफसार किया गया। लेकिन उन्होंने कहा मैं इंस्ट्रक्शंस लूंगा, फिर कुछ कह सकता हूं कि इसको पब्लिक किया जाए या नहीं किया जाए। अब 102 लोगों को क्या कमांडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया है एटीसी कोर्ट ने? क्या इनका ट्रायल शुरू हो गया है? क्योंकि खासा अबहाम था कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अटॉर्नी जनरल के पहले रिमार्क्स में। कल यूं लगा कि जैसे 102 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है। तो इस क्या मतलब समझा जाए इसका? तफ्तीश हो रही है या ट्रायल हो रहा है? क्या तफ्तीश को भी फिर ट्रायल ही कहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं आप? रेहान साहब, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो ये इस्तफसार है कि 102 की लिस्ट पब्लिक कर दी जाए, ये कोई इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि इसमें इनको लाजमी लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए, और उन 102 जो मुल्ज़मान हैं उनके लवाहिकीन को पता होना चाहिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता, जो भी है, उनको पता होना चाहिए कि ये आर्मी कोर्ट्स में जिनके केसेस पेंडिंग है। लेकिन जहां तक आप दूसरी बात कर रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब की और आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तजाद है वो वाकई अलार्मिंग है। चूंकि स्टार्ट में ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल की ये जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है उसमें कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि 102 मुल्ज़मान के। नहीं, लेकिन पाशा साहब ये 102 मुल्जिमान कौन है कि जिनको कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है या इनका ट्रायल शुरू हो गया है? जब ये फहरिस्त दे दी गई है तो ये 102 लोग कौन है? देखिए ये वही है, कुछ लोगों के नाम प्रेस में भी शाया हुए थे, मीडिया पे भी आए थे, और ये वो लोग हैं जिनका कमांडिंग ऑफिसर्स ने जो एटीए कोर्ट्स हैं उनको लिस्ट दी कि ये हमें चाहिए, और उन्होंने दे दिए।
लेकिन एक चीज बड़ी अलार्मिंग है कि उनमें से किसी के लवाकिन ने जो एग्रीड पार्टी तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने इस हैंडिंग ओवर को चैलेंज नहीं किया किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि जी कि ये गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे इन इन मुल्जमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है। तो ये चीज भी आप देखें कि कोई एग्रीड पार्टी अभी तक नहीं आई सामने। देखिए, कोर्ट की तरफ से इस ट्रायल पे इल्तवा की दरखास्त तो मुस्तरद हो गई है, तो क्या अब अगली स्टेज जो होगी तफ्तीश के बाद ट्रायल शुरू होगा और इनको फौजी अदालतों में प्रेजेंट किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो फिर किस कानून, मतलब किन दफात के तहत? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा, आर्मी एक्ट होगा, जिसके तहत कार्रवाई चलेगी? रियान साहब, बात यह है कि जब वो हैंड ओवर हो गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस को जारी नहीं किया, तो ट्रायल तो चलेगा, क्योंकि आर्मी एक्ट 1952 की क्लास 21D में ये है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। तो जब कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इन फील्ड नहीं है तो फिर ट्रायल तो होगा, जिस तरह के ISPR ने कहा है वो तो होने जा रहा है आई थिंक। अच्छा, आज 21D और D2 के हवाले से भी खासी बात हुई है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसमें क्या फ़र्क है सर? क्या मतलब अगर ये ट्रायल चलेगा तो क्या सज़ा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इस वक्त जो ज़्यादा जिस पे जोर दिया जा रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाक फौज ने अपने आला तरीन मनसब पे फायज एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को सजा सुना दी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो उस पे फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू होता है, चूंकि उन कहीं ना कहीं गठजोड़ उन मुल्जमान के साथ जरूर कोई एविडेंस अवेलेबल होगी कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़, घेराव किया, जलाओ किया, तो उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से जो मामलात सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई। लेकिन मैं एक परसेप्शन की बात पे ये कर रहा हूँ, एक आइडिया है मेरा कि यकीनन कोई ऐसी एविडेंस जो आर्मी के जो हाई अप्स हैं जिन्होंने इंक्वायरी की है, मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, तो उनको यकीनन कोई एविडेंस मुहैया की गई होगी जिससे उनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो जिनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं उनका भी आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत ही जो है वो ट्रायल होगा। ये बिल्कुल अपनी जगह पे है जनाब। वो फौजी अफसरान जिनको बर्खास्त किया गया है नौकरी से, वो भी फौजी ट्रायल का सामना करेंगे तो क्या सज़ा हो सकती है अगर इस्टेब्लिश हो जाता है कि ठीक है ये सज़ावार है, इन्होंने जुर्म किया है, और वो सिविलियंस जिनको फौजी अदालतों में पेश किया जाएगा, अगर उनके खिलाफ ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो क्या सज़ा हो सकती है पाशा साहब ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, बात ये है कि जो तो आर्मी के लोग हैं उनका तो कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और सख्त से सख्त सजा भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है उनको। और जहां तक सिविलियंस का तल्लक है, उनको भी साइड बाय साइड कोर्ट मार्शल भी कहते हैं, और उनको उनकी जो एक्ट है उनकी ग्रेविटी और उसके हिसाब से सजाएं दे सकते हैं। 5 साल भी हो अच्छा, भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हर इंडिविजुअल का कौन सा एक्ट है जो, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होता है तो वो उसको कैटेगरिकली बता दिया जाता है कि ये एविडेंस में जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट की है उसके मुताबिक आपके खिलाफ ये चार्ज बनता है। तो वो जब डिनाई करता है तो फिर उसका ट्रायल होता है, एविडेंस प्रोड्यूस होती है, जिरा का मौका मिलेगा। और आज जिस तरह कल ISPR के मेजर जनरल साहब ने फरमाया कि हम उनको सिविलियन वकील करने के भी मौका देंगे, फिर उनको जो है वो अपील का हाई कोर्ट में भी हक होगा और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं सामने आपके। अच्छा पाशा साहब, अभी तो 102 लोगों की फहरिस्त की बात हो रही है। कल मास्टरमाइंड्स के हवाले से भी बात की गई और फिर कहा गया कि मास्टरमाइंड्स को भी, और फिर नो मर्सी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो क्या देख रहे हैं कि आप अभी ये इस फहरिस्त में और नाम भी ऐड होंगे, खासतौर पे जो बड़ी मछलियां हैं वो भी गिरफ्तार होंगी? मेरा ख्याल है कि और लोग भी, उनके नाम भी ऐड होंगे, क्योंकि फैसिलिटेटर और कंसोलिडेटर जो है वो लाजमी उन्होंने शामिल करने हैं। क्योंकि एक चीज बड़ी वाजे हो गई है कि इन्होंने सबसे पहले अपने जो लोग हैं उनको साबित कर दिया कि
जीरो टॉलरेंस है, और जो इनके साथ कनेक्शन में कॉन्टेक्ट लोग थे उन कोई एविडेंस होगी तो तभी इनको किया है ना, तो मेरा ख्याल है कि लोग जरूर करेंगे शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद।